नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। मानव जीवन वेदी पर प्रणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख और मन का। आंसू कविता हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठ प्रणय मूलक विरह काव्य है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के वेदनामय क्षणों को मूर्त रूप दिया है। आंसू का मेरुदंड कवि की वेदना है। प्रसाद जी के आंसू काव्य में वेदना के 3 रूप मिलते हैं: वैयक्तिक वेदनानुभूति, आध्यात्मिक वेदनानुभूति और समष्टि परक वेदनानुभूति। लौकिक प्रेम में असफलता के पश्चात कवि की वेदना का विस्तार हुआ। वैयक्तिक वेदना समष्टि परक वेदना में परिवर्तित हो गई। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में साहित्य सदन चीरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ था। आंसू का दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित हुआ। आंसू के 2 संस्करण हैं। दोनों संस्करणों में पर्याप्त अंतर है। आंसू के पहले संस्करण में केवल 126 छंद थे। उसका स्वर बहुत ही निराशापूर्ण था। नवीन संस्करण में कवि ने कई संशोधन किए, जिसमें छंदों की संख्या 190 हो गई। इसमें आशा और विश्वास के स्वर परिपूर्ण हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार गीति काव्य का प्रस्फुटन तभी होता है जब कवि का हृदय वेदना की अतिशयता से आक्रांत हो जाता है। अंग्रेजी कवि शैली ने भी कहा था, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। इलाचंद्र जोशी के शब्दों में प्रसाद के आंसू की पंक्तियों ने हिंदी जगत को पहली बार वेदना की मादकता से विभोर किया, जिससे बाद में सारा छायावादी युग मतवाला हो गया। श्री शिव कुमार मिश्र के शब्दों में प्रथम पंक्ति से ही वेदना की जो रागनी बजना आरंभ या प्रारंभ होती है, वह बंद नहीं होती, अंत तक बजती जाती है। अंत तक पहुँचते पहुँचते कवि के स्वरों में परिवर्तन अवश्य कर देता है। उसकी इस रागनी से यह कथा स्पष्ट झलकने लगती है कि उसने किसी से प्रेम किया था, प्रेम असफल हुआ और वेदना की अति के कारण उस मादक घड़ियों का संस्मरण कर आंसू बहाए। रामनाथ सुमन के शब्दों में आंसू में यौवन विलास खो जाने का रोदन है। वहाँ यौवन का उन्माद उतना नहीं है। यौवन का विरह है, पर यौवन का काव्य नहीं। इसका एक कारण यह है कि यह विरह काव्य है। डॉक्टर प्रेमशंकर के शब्दों में एक ओर यदि आंसू उत्कृष्ट विरह काव्य है, तो साथ ही वह जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का उन्नायक है। यदि निराशा के पंख में भी ही कल्याण का सतलज विकसित हो सकता है, तो उसकी सार्थकता में विश्वास क्यों न किया जाए। आंसू कविता के व्याख्या इस प्रकार हैं। कवि के जीवन में जब प्रेमिका ने प्रवेश किया, तब कवि के हृदय को प्रेम की कोमल भावना ने आंदोलित किया। मिलन के इस मधुर क्षणों ने कवि के हृदय में आशा और विश्वास पल्लवित किया, किंतु शीघ्र ही उनके प्रेम का नीड़ ध्वस्त हो गया। कवि मधुर मिलन की सुखद स्मृतियों से आनंद के साथ ही विरह वेदना से व्याकुल हो जाता है। जिस प्रियतम के सौंदर्य पर वह मोहित हुआ था, उसकी निष्ठुरता और उपेक्षा के कारण उसका हृदय आहत हुआ है। उसका भग्न हृदय असीम व्यथा से कराह उठा। उसकी स्मृतियाँ कवि के हृदय में उठ उठ कर उसे व्याकुल करती रही है और उसके मस्तिष्क को झकझोरती रही है। जब यह पीड़ा सीमा का अतिक्रमण कर गई, तब कवि को अपने अंतर में छिपा कर रखना कठिन हो गया। कवि की यही पीड़ा आंसू बनकर काव्य के रूप में बरस उठी।
वासना के आधिक्य के कारण उनके प्रेयसी के निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार के लिए अनेक उपलब्ध दिए गए, किंतु जीवन की वास्तविकता का बोध होने के पश्चात उसकी दृष्टि अंतर्मुखी होती गई। उन्होंने अपने विवेक, अनुभव और ज्ञान के आधार पर दुख सुख, संयोग वियोग के गठबंधन को पहचान कर दुख को सुख के रूप में ग्रहण कर लिया। वेदना ने उसे उदार बनाया। अब तक वे अपने व्यक्तिगत दुख में केंद्रित थे, बाद में उन्हें संसार के व्यापक पीड़ा से दर्शन हुए। कवि ने अपने व्यक्तिगत पीड़ा में समस्त विश्व वेदना को आत्मसात किया और उनका दृष्टिकोण उदार तथा विशाल हो गया। यह पुस्तक सखी छंद में रची गई है। इस छंद में 14-14 मात्राओं की 4 पंक्तियों का उपयोग किया गया है। दूसरी तरफ चौथी पंक्ति में दीर्घ मात्रा के साथ तुकबंदी है। प्रसाद ने प्रियतम के लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया है। यह एक प्रकार की शैली है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से प्रियतम में स्त्री होने की पहचान है। आंसू की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कलकल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। आंसू की इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद अपने बीते हुए प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब उस प्रियतम की यादें रह गई हैं। उन स्मृतियों का कवि के मन पर जो गहरा असर पड़ा है वह कई रूपों में इन पंक्तियों में लिपिबद्ध है। कवि कह रहा है कि मेरा हृदय करुणा के भाव से भरा हुआ है। इसमें व्याकुल भावनाओं को व्यक्त करने वाला संगीत बजता रहता है। इस संगीत में हाहाकार की ध्वनियाँ अधिक मिली हुई हैं। मेरा मन भावनाओं और स्मृतियों के विशाल संग्रहालय की तरह है, मानो वह एक समुद्र है। मेरे मन रूपी समुद्र के किनारे प्रेम की पुरानी यादें चंचल लहरों की तरह टकराती रहती है। इन लहरों में जो कलकल ध्वनियाँ हैं वह कुछ भूली हुई बातें मुझे सुना रही हैं। दुखी मन की स्थिति में यदि मैं कुछ कहने लगता हूँ तो ऐसा लगता है मानो उसे सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी आवाज़ शून्य क्षितिज से टकराकर लौट आती है और गूंज के रूप में मुझे ही सुनाई देने लगती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लौटी हुई आवाज़ मेरे आसपास की चीज़ों से टकरा कर बिलख रही हो। वह किसी पगली की तरह रो रो कर एक ही बात कहती हुई जान पड़ती है। मेरे अवचेतन में यह सब तो चल ही रहा है। मेरे चेतन मन की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। मेरी अवसादग्रस्त चेतना नदी की तरह अपने दोनों किनारों को चौरस कर चुकी है। आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा की एक धारा व्योम गंगा की तरह मेरी चेतना अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी है। इस लहराती नदी में करुणा और व्यथा की धारा बह रही है। अगली पंक्तियां हैं। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दूर दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कवि कहते हैं कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन
मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी जीवन की जटिलताएं बढ़ती ही गई। जैसे जटाएं बढ़ती जाती है और परस्पर उलझती जाती है, प्रेम की स्मृतियों ने मेरे मन और व्यवहार को समस्याओं से भर दिया है। मेरा हृदय मानो उड़ती हुए हुई धूल से भरा था। यह धूल मेरी प्रियतम की स्मृतियों से जुड़ी हुई भावनाएं थी, जो उड़ उड़कर मेरे मन के वातावरण को दुख से भर दे रही थी। जैसे जैसे बादल घने होते जाते हैं, वैसे ही मेरी पीड़ा धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अब तक इन स्मृतियों को मैंने संभाल कर अपने नियंत्रण में रखा था, मगर आज उन सब पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। मैंने घनीभूत बादल एक सीमा के बाद आकाश में टिक नहीं पाते। जैसे घनीभूत बादल एक सीमा के बाद आकाश में टिक नहीं पाते और बरस जाते हैं, वैसे ही आंसू बनकर बरस जाना चाहती है। मेरे ये दुर्दिन मानो बरसात के मौसम की तरह हैं। कवि की प्रेम वेदना अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई इस कविता में दिखाई दे रही है। कवि अपने प्रियतम को इस भाव से सुन रहा है मानो किसी वीणा का मधुर संगीत झंकृत हो रहा हो। वह पूछता है कि मेरे क्रंदन से तुम्हें वीणा का संगीत तो सुनाई पड़ रहा है, मगर उसमें बसी हुई मेरी तकलीफ को क्या सुन पा रहे हो? मेरे आंसुओं को देखकर तुम्हारे मन में करुणा तो उत्पन्न हो रही है, मगर मेरे आंसुओं के धागों से बुनी हुई तुम्हारी करुणा की चादर मेरे लिए नहीं है। तुम दुखी तो हो रहे हो, मगर यह नहीं समझ रहे हो कि दुख देने वाले तुम ही हो और पीड़ित मैं हूँ। मैं रो रो कर और सिसक कर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता जाता हूँ और तुम जानबूझकर अनजान होकर सुनते रहते हो। मुझे लगता है कि तुम सब जानते हो, मगर बताना नहीं चाहते हो कि तुम्हें यह सब पता है। मेरी कहानी सुनते समय तुम हाथ में फूल लेकर उसकी पंखुड़ियाँ को नोचते रहते हो। तुम्हारे ऐसा करने से मुझे लगता है वह फूल कोई फूल नहीं बल्कि सुमन है। यह मेरा मन है, यह मेरा सुंदर मन है जिसे तुम बेदर्दी से नोच रहे हो। अगली पंक्तियां हैं। मैं बल खाता जाता था मोहित वे शुद्ध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी, झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला, घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी, बिजली सी माला पहने फिर मुस्काता था आंगन में, हाँ कौन बरसा जाता था रस बूंद हमारे मन में। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरी मानसिक दशा ठीक नहीं है। मैं प्रेम के भावावेग में जीता था और प्रियतम की उपेक्षा मुझे दुख से भर देती थी। मैं अपनी बेसुध चेतना के कारण लड़खड़ाता हुआ जीवन गुजार रहा था। अपने प्रियतम के प्रति मोहित, अपने प्रति बेसुध और अपने प्रेम पर बलिहारी होने के कारण मैं अपने ही वश में नहीं था। इस सभी बातों में कोई असंगति उत्पन्न नहीं होती यदि प्रियतम से उपेक्षा नहीं मिलती। मेरे मन रूपी वीणा के तार अपनी अंतिम सीमा तक खींच चुके थे, इसीलिए मेरी भावनाओं को व्यक्त करने वाली काव्यात्मक भाषा राग रागनी के उच्चतम स्तर पर तान खींच रही थी। उस स्तर पर जाकर गायन करना जैसे कठिन होता है, वैसे ही मेरी वीणा भी तीक्ष्ण होकर थकती जा रही थी। मेरा हृदय धीरे धीरे निःशब्द हो चला था, उसमें सूनापन भी बढ़ते जा रहा था। आकाश के सूनेपन में जैसे तेज हवा, गर्जना, बिजली, बादल आदि आकर अपने डेरा डाल लेते हैं, वैसे ही मेरे हृदय के सूनेपन में असफल प्रेम की विकटताएं आ धमकी है। मेरा मन
आशंकाओं से भरा था। ऐसा लगता है कि प्रलय की घटाएं चारों तरफ घिरी हैं और मेरे पास अपनी रक्षा के लिए केवल मेरी कुटिया है। एक कुटिया में रहकर प्रलय की घटाओं से अपनी रक्षा कर पाना भला कैसे संभव था। फिर मुझे लगता था कि अंधेरा ऐसे बरस रहा था जैसे कोई काला चूर्ण बरस रहा हो। कुल मिलाकर मेरे आसपास अंधेरा गहरा होता जा रहा था। इसी अंधेरे वातावरण में बिजली चमक उठती थी और मुझे क्षण भर के लिए लगता था कि बिजली की चमकदार माला पहने कोई मुस्कुरा रहा है। वे शायद मेरे प्रियतम थे। उसके बाद बरसने वाली बारिश की बूंदों की तरह मेरे मन को आनंदित कर देती थी। अगली पंक्तियां हैं। तुम सत्य रहे चीर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण मुझको। कवि कहते हैं कि तुम मेरे लिए चीर सुंदर थे, मानो यही मेरे जीवन का सत्य बन गया था। हालांकि दार्शनिकों ने इस संसार को मिथ्या बताया है। दार्शनिक चाहे जो कहें, संसार में रहने वाले लोग दुनिया की चीज़ों को सत्य मानकर ही व्यवहार रखते हैं। सब जानते हुए भी मैं यही मानता था कि तुम मेरे इस मिथ्या जग के सत्य और सुंदर थे। तुम्हारा साथ मेरे लिए कल्याणकारी था। कल्याण के भाव से निर्मित जीवन के प्रेम पथ पर तुम मेरे लिए जीवन साथी की तरह थे। मैंने ना जाने कितनी सुनसान रातों में चमकते हुए तारों को तुम्हारी अभ्यर्थना में अपने द्वारा जलाए गए दीपक की तरह समझा था। सुना है कि गंगा की एक धारा आकाश मार्ग से होकर प्रवाहित होती है। मैंने अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए न जाने कितनी बार तारों के इन दीपकों को उस धारा में उज्जवल उपहार की तरह प्रवाहित किया है। मैंने बार बार यह मन्नत मानी है कि शायद मेरे उपहार सही जगह तक पहुंच जाए और मेरी मुराद पूरी हो जाए। मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि मेरे प्रियतम मुझसे मिलने मेरे पास आ रहे हैं। यह मेरे लिए गौरव की बात थी। उनका मेरे करीब आना कुछ इस तरह था जैसे कोई महतर किसी लघुतर से मिलने नीचे उतर कर आए। मैं गर्व से भर उठा और मेरे व्यवहार से उत्कंठा सी छलक गई, मानो मैं इतरा रहा था। लेकिन यह सब वैसे ही था जैसे सुबह का सपना देखकर कोई खुश हो जाए कि अब तो इसे पूरा होना ही है। यह सपना कुछ अर्थ में पूरा हुआ भी। जब पहली बार मैंने अपनी प्रियतम को देखा था, वह बसंत ऋतु की रात थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगा था कि हमारा परिचय बहुत पुराना है। हालांकि वह हमारी पहली मुलाकात थी, फिर भी क्षण भर में ही लगा कि न जाने हम कब से परिचित हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व अपनापन लिए हुए था। अगली पंक्तियां हैं। परिचय राका जल निधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। मैं अपलक इन नैनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा मिलना प्रकृति के विराट आंगन में होने वाले मिलन की तरह महसूस होता था, जैसे रात के अंधेरे में समुद्र और चांद का परिचय होता है। ऊपर से चांदनी आती है और समुद्र की लहरों से गले लग जाती है। ऐसे लगता है कि इनका परिचय बहुत पुराना है। तुमसे जब भी मेरी मुलाकात हुई तब मैं एकटक तुम्हारी सुंदरता को ही देखता रह गया। ऐसा करना केवल चेहरे को ही देखने भर नहीं था,
मैं तुम्हारी छवि को देख रहा था। छवि का अर्थ हुआ तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व। मैं उस छवि को निरखता जाता था और अपनी समस्त काव्य प्रतिभा अपने व्यक्तित्व में स्थित कवि को सौंपता जाता था। जैसे उपहारों से भरकर डाली सजाते हैं और नजराना पेश करते हैं, उसी तरह मैं अपनी पूरी काव्य क्षमता से अपने भीतर बैठे सुकवि को समर्थन दे बैठा कि वह इस सुंदर क्षण को कविता में ढाल सके। कवि ने इस कविता में अपने प्रियतम को अपूर्व सौंदर्य से भरा हुआ गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी बताया है। उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कवि की कविता की धारा प्रवाहित हो उठी है। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। करुणा कलित हृदय, करुण भाव से भरे हुए हृदय में, कलित भरा हुआ, युक्त। विकल रागिनी, व्याकुल मनः स्थिति। लोल लहर, स्मृति मानो चंचल लहरें हैं। शून्य क्षितिज, मन का सूनापन क्षितिज में आभासित हो रहा है। बिलखाती, रुलाती हुई। व्यथित व्योम गंगा, मन में मानो आकाश गंगा की तरह अमूर्त रूप से दुख प्रवाहित हो रहा है। चेतना तरंगिनी, चेतना मानो तरंगों से भरी नदी की तरह। तरंगिनी नदी, विभूति वैभव, घनीभूत पीड़ा, दुख का गहरा होना। दुर्दिन, बुरा वक्त, बरसात को भी दुर्दिन कहते हैं। करुणा पट, दुख रूपी चादर। करुण कहानी, दुख से भरी कहानी। जानी अनजानी, समझते हुए भी नहीं समझने की अभिनय करना। बेसुध बलिहारी, शुद्ध बुद्ध खोकर न्यौछावर हो जाना। झंझा झकोर, शोर करती हुई चलने वाली हवा। नीरद माला, बादलों की श्रृंखला। शून्य हृदय, हृदय मानो शून्य आकाश की तरह हो गया हो। प्रलय घटाएं, प्रलय मचा देने वाली बारिश। तम चूर्ण, घटा अंधेरा हो रहा हो। मग, रास्ता। निर्जन, रजनी, सुनसान रात। अकिंचन, गरीब, नगण्य, बेचारा। मधुराका, मधुरात। राका जलनिधि, रात और समुद्र। हिमकर, चांद। निरखा, ध्यान, टकटकी लगाकर देखना। सुकवि, भीतर से, भीतर के सुंदर कवि को। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। आंसू का पहला प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। हिमकर का अर्थ चांद है। मानस सागर में रूपक अलंकार है। आंसू पुस्तक में सखी छंद का प्रयोग हुआ है। आंसू का दूसरा संशोधित प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है। क्यों लोल लहर की घाते में, लहर स्मृति का प्रतीक है। आंसू की पंक्तियों में 14 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी हैं उन्हें भी लाभ पहुँचे। धन्यवाद।